नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में चमक धमक और देश बिकने की कगार पर। जी हाँ, सही सुना आपने। जिस तरीके से अयोध्या में चमक धमक धमक दिखाई जा रही है, वो एक तरीके से एक ऐसे कारपेट के समान है जिसने देश की दूसरी सभी समस्याओं को ढक दिया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया था, और आपने देखा होगा कि जब ट्रंप महोदय भारत में आए थे तब उनके साथ एक विदेशी डेलीगेशन भी आया था। तो उन विदेशियों को और ट्रंप जी को भारत की गरीबी दिखाई ना दे, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात के स्लम्स एरिया थे उनके ढकने के लिए दीवार बनवा दी थी। आज अयोध्या की ये चमक धमक भी ठीक उसी प्रकार की दीवार है जिसने देश के दूसरे मुद्दों को, कोरोना से संबंधित परेशानियों को, प्रवासी मजदूरों की परेशानियों को और अस्पताल की दिक्कतों को, बेरोजगारी की समस्याओं को, सभी को एक तरीके से पूरी तरीके से ढक दिया गया है। और राष्ट्रवाद की चाशनी डालने के लिए चीन और राफेल जैसे मुद्दे भी चमकाए जा रहे हैं। जिस तरह की आप देख रहे हैं कि पूरी मीडिया सुबह शाम इस समय केवल एक ही चर्चा कर रही है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री भूमि पूजन करते हैं, शिलान्यास करते हैं। और जैसा कि आज भूमि पूजन का दिन था, 12 बजे से लेकर, वैसे तो खैर ऐसे दिनों पर पूजन नहीं किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये खास दिन इसलिए रखा था क्योंकि उनका मानना था कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का जो मामला हल किया गया था वो भी इसी 5 अगस्त को किया गया था। इसलिए 5 अगस्त को ही इन्होंने ये कार्यक्रम रखा था। और विडम्बना की बात तो ये है कि इस देश में अब तीसरी दिवाली मन रही है। ये एक तरीके से तीसरी बार दीपक जलाए जा रहे हैं, लेकिन वो लोगों की लाश गिरनी कम नहीं हुई, लोगों की समस्याएं कम नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी तीसरी दिवाली देश में मनाई जा रही है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं वो हैं ऐसी खबरें, वो खबरें जो इस देश के गरीब लोगों के लिए, इस देश के संविधान के लिए और विकास के लिए ज़रूरी हैं। वो खबरें जो टीवी मीडिया आपसे छुपाता है, तथा वो सवाल जो आपको मीडिया में सरकार से पूछने चाहिए। राम मंदिर अभी टीवी अखबार के लिए सबसे बड़ी खबर है। क्या आपको पता है बाबरी मस्जिद गिराना एक अपराध है और अभी भी पूरी संभावना है कि आडवाणी जी को सज़ा हो सकती है, उमा भारती जी को सज़ा हो सकती है, विनय कटियार, कल्याण सिंह और यहाँ तक कि मुरली मनोहर जोशी जी को भी सज़ा हो सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसमें साफ है कि बाबरी का विध्वंस एक अपराध था और उसकी आपराधिक जांच होती रहेगी, सुनवाई चलती रहेगी। आडवाणी जी, जोशी जी ने काफ़ी समय मांगा है और समय मांगा है। देखिए, इन लोगों की इतनी उम्र है फिर भी आरोपों से बचने के लिए समय मांग रहे हैं। और जिस तरीके से आप कल्पना कीजिए उस देश की जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी, जगमगाता हुआ भव्य राम मंदिर होगा, सरयू में देसी घी के 6 लाख दियों की अभूतपूर्व महाआरती हो रही होगी, सड़कों, गलियों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जुगाली और चिंतन में संलग्न गौवंश आराम फरमा रहा होगा। धर्म उल्लू की तरह हर आदमी के सर पर बैठा होगा, लेकिन अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं होगी, दवाइयाँ, बेड, इंजेक्शन नहीं होंगे, दूध मुहे बच्चे बेसांस दम तोड़ रहे होंगे। जिस प्रकार से आप देख ही सकते हैं, ये एक पहलू आपको दिखा दिया है कि अयोध्या में जिस तरीके से आपको दिखाया गया है कि बिल्कुल चमक धमक वाला वातावरण जिस प्रकार से आपको चीन में दिखाया गया, चीन के सहायता से जो मूर्ति सरदार पटेल की बनी थी, तब एक तरीके से इवेंट किया गया था। तो एक पक्ष तो देखिए पूरी तरीके से आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, जिस पक्ष में बहुजनों के लिए कुछ नहीं होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर जुगाली, आरती, महाआरती, इससे बहुजन समाज को कुछ नहीं मिलने वाला। बहुजन समाज को जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है शिक्षा से या अस्पतालों से। तो उनकी दशा उस तरीके की नहीं होगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं होगी। अब देख ही लिया आपने, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मिले, और कितने का पेमेंट करना था? मात्र 68 लाख का। वो भी सरकार नहीं कर पाई, बजाय इसके कि सरकार इस बात पर मंथन करती कि ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ी और किस तरीके से पेमेंट में देरी हुई, या और भी समस्याएं हैं जिन पर सरकार चर्चा कर सकती थी। लेकिन सरकार ने एक विलन बनाया, एक डॉक्टर कफील खान को, एक मुस्लिम डॉक्टर का। उन्हें एक मुस्लिम एंगल चाहिए था अपने राष्ट्रवाद के मुद्दे को चमकाने के लिए, जो उन्हें मिल गया। और फिर कफील खान को जेएनयू से जोड़ दिया गया, कभी नक्सलियों से जोड़ दिया गया। खैर, वो तो बात की बात है। तो मरीज दर मरीज भटक रहे होंगे ऐसे देश के। आप कल्पना कीजिए, देश में ढंग के स्कूल कॉलेज नहीं होंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कोई भी नई यूनिवर्सिटी, कोई भी नया कॉलेज नहीं बना। जहाँ शिलान्यास हो रहा है, इतने भव्य तरीके से हो रहा है, वहाँ शिलान्यास जो है अस्पताल का होना चाहिए था, किसी स्कूल, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी का होना चाहिए था। तो इससे बहुजन समाज को कुछ मिलता भी।
बच्चे कामकाज की तलाश में गलियों में भटक रहे होंगे। कोविड-19 जैसी महामारियां देश पर ताला लगा रही होंगी। देखिए, कोविड-19 तो एक महामारी है ही वैश्विक, लेकिन इन्फेसिलाइटिस जैसी छोटी मोटी बीमारी से भी देखिए कितने बच्चे मर गए थे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। और देश का प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे सैकड़ों मील की पैदल यात्रा कर रहे होंगे। पैदल यात्रा करने पे देखिए किस तरीके से इन्होंने मजबूर किया। चाहते तो प्रवासी मजदूरों को समय दिया जा सकता था, 4-5 दिन का समय दिया जा सकता था। हड़बड़ाहट में वो एकदम सड़क पर आ गए और एकदम जिस तरीके से आईएसबीटी का दृश्य आपने वो देखा ही होगा दिल्ली का, तो क्या उस दृश्य को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि इनसे कोरोना फैला होगा। उसमें एक भी व्यक्ति अगर पॉजिटिव हुआ, एक ही व्यक्ति काफ़ी होता है इतने सारे लोगों को संक्रमित करने के लिए, तो क्या वहाँ से संक्रमण नहीं फैला होगा। और जिस तरीके से ट्रंप नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ और विदेशी डेलीगेशन आया, क्या उससे जो है संक्रमण नहीं फैला होगा। देश का प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे सैकड़ों मीलों की यात्रा कर रहे होंगे। देखिए, प्रवासी मजदूरों ने सबसे ज़्यादा तकलीफ उठाई। प्रवासी मजदूर उनकी रोटियां रेलवे ट्रैक पर मिली। रेलवे ट्रैक पर वो थके हारे इंसान को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ सो रहा है, और वो ऐसी जगह सो गए जहाँ ट्रेन उन्हें कुचल कर चली गई। उनकी रोटियां इस बात को बता रही थी। आम भारतीय घुट घुट कर जी रहे होंगे और तिल तिल कर मर रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल यही परिस्थितियां हो रही हैं कि आम आदमी को तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तिल तिल कर वो मर रहा है, और साथ ही अंबानी जैसे लोग या अडानी जैसे लोग मौज कर रहे हैं। और हमारे जो गृह मंत्री जी अस्पताल में भर्ती होते हैं मेदांता में, एक ऐसा अस्पताल दोस्तों जो कि कोरोना के मरीज का 28 लाख का बिल बनाता है। बिल ना चुकाने पर वो मरीज को डिस्चार्ज नहीं करता। एक तरीके से हम ये देखेंगे इसमें एक ऐसा, देखिए, मेदांता ने कोरोना मरीज के इलाज का बिल बनाया, 28 लाख पैसे नहीं देने पर मरीज को नहीं किया डिस्चार्ज। मेदांता जैसे अस्पताल में अमित शाह इलाज करा रहे हैं अपना, और अमित शाह को चाहिए था कि किसी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराते, सरकारी अस्पतालों की भी गुणवत्ता को दर्शाते, लेकिन नहीं। ये लोग देखिए किस तरीके से अपना इलाज ये अमेरिका में या विदेशी या प्राइवेट अस्पतालों में कराते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा को कराते हैं, क्योंकि जानते हैं बहुजनों के लिए जो इन्होंने किया है सरकारी में बद इंतज़ामी कर रखी है, उस बद इंतज़ामी से खुद ये सामना नहीं करना चाहते। खुद इलाज तो अपना देखिए अच्छी जगह ही कराएंगे ये लोग। और जिस तरीके से देख सकते हैं आप, तो आप एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जहां बेटियां स्कूलों, कॉलेजों, मेडिकल इंजीनियरिंग संस्थाओं में ना होकर सिर्फ सड़कों पर दौड़ रहे ट्रकों के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों में ही होंगी। महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है यह आपसे छुपा नहीं है। किस तरीके से यूपी में महिलाएं आत्मदाह तक करने के लिए तैयार हो गई थी। जो उन्नाव की लड़की थी उसके पूरे परिवार को एक तरीके से मिटा दिया गया, और वो जो कुलदीप सिंह सेंगर था वो भाजपा का ही व्यक्ति था, भाजपा ने उसे पूरी तरीके से संरक्षण दिया हुआ था। नहीं तो जेल में बैठे हुए व्यक्ति के लिए इतना आसान है कि किसी एक परिवार को पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दें। तो केवल ये नारों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक ढोंग, मैंने जैसा भी कहा कि सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है और केवल ढोंग करना जानती है, ये ढोंग ही कर सकती है। अब आप देखिए कि नारी न्याय एक महंगा विलासिता की चीज़ होगा। न्याय देखिए गरीब आदमी को मिलेगा ही नहीं, और मिल ही नहीं रहा। बेटियों, महिलाओं के हत्यारों, बलात्कारियों और दूसरे जघन्यतम अपराधियों को पुलिस बल गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक जिस तरह की कल्पना की गई है इसमें, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जयंत सिन्हा किस तरीके से गौरक्षकों और जो कि सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर थे उनको मारने वाले हत्यारों का मनोबल एक तरीके से बढ़ा रहे थे। तो एक तरीके से उन्हें पूरी सुरक्षा दे रहे हैं। और जैसे कि तिहाड़ के वो सुधीर चौधरी जी हैं, उन्हें किस तरह की जेट सुरक्षा मिली है, क्योंकि वो सरकार की चापलूसी करते हैं केवल इसलिए। अलग अलग वेशभूषा में मुनाफाखोर और अपराधी प्रवृत्ति के लोग देश के सम्मानित गण मान्य नागरिक होंगे और मीडिया उनका जय जयकार कर रही होगी। और अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब 2014 का कैंपेन उन्होंने शुरू किया था, तो अपने कैंपेन में सबसे ज़्यादा जोर उन्होंने दिया था इस बात पे कि अपराधी लोगों को बाहर किया जाएगा। जो पार्लियामेंट होगी, जो पूरी एक संसद होगी, उसमें से अपराधी लोगों को बाहर करने की टेंडेंसी वो लेकर के आएंगे। लेकिन देखिए बिल्कुल अपराधियों को पूरा पूरा संरक्षण दिया गया है। विश्व स्तर के उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान नहीं होंगे, अस्पताल नहीं होंगे। अब आप देख लीजिए कि कोई भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई भी नया अस्पताल नहीं बना, बेहतरीन किस्म की शोध संस्थान और प्रयोगशालाएं भी नहीं होंगी। जिस तरीके से आप देखिए कि कोरोना की टेस्टिंग करने के लिए भी
जिस तरह की टेस्टिंग होनी चाहिए, जिस तरह की एक गुणवत्ता उसकी होनी चाहिए, वैसी प्रयोगशालाएं भी नहीं है। वरना अगर ऐसी प्रयोगशालाएं होती तो एक रैपिड टेस्ट तरीके से करती, लेकिन अभी तक भी वो उस लेवल का टेस्ट नहीं कर पा रही हैं। और कई जगह वेंटिलेटर नकली मिले, कोई जगह टेस्ट किट भी खराब मिली है। भूख और बेरोजगारी से जूझती जनता के लिए चूरन होंगे, अवलेह और आसव होंगे, सांस रोकने छोड़ने के करतब होंगे, अनुलोम विलोम होगा, काढ़े होंगे। और ये सलाह दी जा रही है, जहाँ व्यक्ति के पास जो है खाने के लिए रोटी नहीं है, वहाँ उसे काढ़े की सलाह, योग अनुलोम विलोम करने की सलाह दी जा रही है। इससे ऊपर कोई शातिर तपस्वी उद्योगपति होगा जो धर्म, अध्यात्म, तप, त्याग और दर्शन की पुड़ियाओं में भस्म भभूत और आरोग्य की ईश्वरीय वरदान लपेट रहा होगा। परंतु हमारे पास कुछ तो होगा, हमारे पास गाय होंगी, गोबर होगा, गोमूत्र होगा। तो इस तरीके से देखिए, पूरे देश को जो वैज्ञानिक टेम्परामेंट है उसकी धज्जियां उड़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है कि वैज्ञानिक टेम्परामेंट की धज्जियां उड़ाकर सीधे गोबर पे, गोमूत्र पे ही लौट रहे हैं। और किस तरीके से भाभी जी पापड़ को ये बनाया जा रहा है, गोबर खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो ये खुद अमित शाह जब भर्ती हुए हैं तो अमित शाह को ये चीज़ें क्यों नहीं भिजवा देते, भाभी जी पापड़ अमित शाह जी को क्यों नहीं खिला देते। सुव्यवस्थित और गौरवशाली राष्ट्रीयकृत बैंक भी नहीं होंगे। बैंकों को देखिए जिस तरीके से बेचा जा रहा है। बीमा कंपनियां नहीं होगी। महारत्न, नवरत्न कहे जाने वाले सार्वजनिक उपक्रम नहीं होंगे। अपनी सी लगती वह रेल भी गरीबों की पहुंच से दूर होगी। और ये देखिए कि रेल का तो एक तरीके से बहुत बुरा हाल इन्होंने किया है। रेलवे का ये देखिए कि विदेशी चलाएंगे प्राइवेट ट्रेन। ये देखिए, भारतीय रेल ने 109 रूट पर 151 अत्याधुनिक प्राइवेट ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। सूत्रों का कहना है कि इनमें कई दिग्गज विदेशी कंपनियां भी बोली लगा सकती हैं। अब देखिए, रेलवे ट्रैक पर एक तरीके से जो है प्राइवेट उसे कर देने की पूरी पूरी योजना है। ये दिग्गज हो सकते हैं दौड़ में शामिल। निजी ट्रेन चलाने के लिए वर्जिन ट्रेन्स, इटलफेयर जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियां बोली लगा सकती हैं। देखिए, अब इनसे अपने सेक्टर नहीं संभल रहे, अपने किसी भी तरह के सरकारी उपक्रम नहीं संभल रहे, तो किस तरीके से देश को बेच देना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रेन के डिब्बों आदि के उत्पादन के लिए दिग्गज विदेशी रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर बॉम्बिडियर, अल्स्टम, टेल्गो और सीएफएफ दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ आप देखिए कई राउंडों में होगी बातचीत। पूरा एक तरीके से रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि किस तरीके से रेलवे को यहाँ पर ये बेचेंगे। सरकारी बैंकों का निजीकरण, ये देखिए सरकारी बैंकों की संख्या 12 से 5 करने की तैयारी। अब ये देखिए पूरी तरीके से सरकारी बैंकों का निजीकरण करने की योजना है। देश में सरकारी बैंकों की संख्या 12 से 5 कर लाने की तैयारी चल रही है। इस दिशा में पहले चरण में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की हिस्सेदारी बेचने का कदम उठाया जा सकता है। सरकार एवं बैंकिंग सेक्टर से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक सरकार का विचार है कि देश में 4 से 5 सरकारी बैंक होने ही चाहिए। तो पूरी तरीके से एक सरकार का खाका तैयार कर लिया, पूरी तरीके से बेचने की तैयारी है। दूसरी ओर अयोध्या की चमक धमक आपको दिखाई जा रही है कि अयोध्या में चमक धमक किस तरीके की है, किस तरीके से पूरी तरीके से एक तरीके से इन्होंने निजीकरण, पूरी तरीके से एक निजीकरण करने का। और जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो है अयोध्या की चमक धमक एक बार फिर से आपको दिखा सकते हैं कि जहाँ एक तरीके से अयोध्या की चमक धमक दिखाई जा रही है, वहीं उसके पीछे ये देखिए कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है। कितना शानदार बैकग्राउंड इसका तैयार किया गया है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। अब प्रधानमंत्री जी देखिए हर जगह जाते हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो जाता है। सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण करने गए, वो सरदार पटेल की मूर्ति राजस्व भी वसूल नहीं पा रही है, उसे देखने के लिए उतने दर्शक नहीं मिल रहे हैं। और इससे कहीं अधिक दर्शक मायावती जी के बनाए गए पार्क, जो कि अम्बेडकर पार्क है लखनऊ में, उसे दर्शक मिल जाते हैं, इसे दर्शक नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितना आलीशान, कितना भव्य आयोजन। ये मैं पहले भी आपको एक वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में क्योंकि ये संदर्भ ही ऐसा है कि जिस तरीके से यहाँ पर सब कुछ बेचा जा रहा है, सब कुछ निजीकरण किया जा रहा है, एक तरफ इतना चमक धमक और एक तरफ बिल्कुल लोग भिखारी की तरह बनाकर इन्होंने रख दिए हैं कि लोगों के पास खाने तक को रोटी नहीं है। तो ये आपने किस तरीके से ये
और ये कह रहे हैं कि मंदिरों से इकट्ठा हुए 1400 करोड़ रुपए ये लोग डकार गए, जिसका आज हिसाब नहीं है। तो 1400 करोड़ रुपया ये खा गए। हिंदुत्व के नाम पर जो भी प्रखर नेता आगे आता है कहने के लिए, थोड़ा सा बुरी बात है लेकिन कहना जरूरी है, अशोक सिंघल जी को मैंने पत्र लिखा। हमने कहा 1400 करोड़ रुपया बता रहे हैं कि रथ यात्रा में 1400 करोड़ रुपए का गबन हुआ एक तरीके से। और आप जिस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर अमीश देवगन जी हैं हमारे, जिन्हें कि छोटा अर्णव गोस्वामी भी कहा जाता है। नकली और सीजनल भक्ति जब उमड़ती है तो कहती है बजरंग बली के सबसे बड़े भक्त थे हनुमान जी। इस तरीके से इनकी जबान फिसलती है और ये जो है बजरंग बली के भक्त हनुमान जी को ही बता देते हैं। और एक मशहूर चौपाई का पहला मिसरा तो दोहरा देती है पर लाइन पूरी करते समय हकला उठती है। इस तरीके से इनका एक तंज किया गया है, गलती से ही पूरा करती है। खैर, जब पीतल को सोना बताकर बेचने का चलन हो और इसके भी ग्राहकों की कतार लगी हो तो इनका दोष क्या है। जय श्री राम। एक तरीके से इन पर तंज किया गया है कि जिस तरीके से भक्ति और चाटुकारिता में ये इतना गुम हो गए हैं, इतना खो गए हैं कि ये जो है ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। बजरंग बली के बड़े भक्त थे हनुमान जी, ये बता रहे हैं। ये बड़ी एक हास्यास्पद। और ये देखिए, अयोध्या के बगल के जिले गोंडा का जिला अस्पताल है। सीएमओ साहब वार्ड का राउंड लेने निकले हैं। देश की प्राथमिकताओं में तमाशा सच्चाई को रिप्लेस कर लेता हो तो यही सब देखने को मिलेगा। जय श्री राम। ये देखिए इस तरीके से अस्पताल में गाय घुसाई है, ये गाय घुसाई है अस्पताल में। और ये अफरा तफरी देखिए, अस्पतालों की तो इन्होंने इतनी बुरी दुर्दशा की है। मैंने बिहार के अस्पताल का दृश्य आपको दिखाया था कि बिहार में किस तरीके से, इस तरह से स्विमिंग पूल वो बना हुआ है। और ये दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 डिवीजन से 3681 पद खत्म होंगे। और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरे जो पद हैं रेलवे के उन्हें भी ख़त्म किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से सारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है। अरे इतनी चमक धमक है, राम राज्य आपका स्थापित हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो ये गरीबों पर अत्याचार क्यों हो रहा है जिनकी नौकरी जा रही है। दक्षिण पूर्व रेलवे के एजीएम अनुपम शर्मा ने रांची सहित 4 रेल डिवीज़न में पोस्ट सरेंडर करने की लिस्ट जारी कर दिया है। रांची रेल डिवीज़न सहित 4 डिवीज़न और हेड क्वार्टर मिलाकर 3681 पोस्ट को सरेंडर किया जाएगा। एजीएम अनुपम शर्मा ने बताया कि रांची रेल डिवीज़न से 100 पोस्टों को सरेंडर किया जाएगा। इसके बाद इसके लिए डीएमआर को निर्देश दिया गया है कि बिना देरी किए हुए रेलवे बोर्ड का ऑर्डर को फॉलो करना है। एजीएम ने पत्र के साथ किस विभाग से कितने, तो ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से पदों को ख़त्म किया जा रहा है। और आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं और हिंदू आदिवासी नहीं होते। ये देखिए, आदिवासियों ने आंदोलन किया है कि उनका राम राज्य से कोई लेना देना नहीं है, चौतरफा विरोध कर रहे हैं। राज्य के आदिवासी संगठनों में उबाल। संगठनों ने कहा हम प्रकृति के पुजारी, धर्म और अयोध्या से हमारा कोई संबंध नहीं है। इस तरीके से इन्होंने कहा है। आदिवासी संगठनों का कहना है कि भाजपा और हिंदू संगठन सरना को सनातन व हिंदू कहना छोड़ दे, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। किसी भी सरना स्थल से मिट्टी श्री राम मंदिर के लिए नहीं दिया जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय सरना समिति व अन्य आदिवासी संगठनों ने बिरसा चौक में इसके विरोध में विहिप नेता, विश्व हिंदू परिषद नेता राजू केशव, भाजपा की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर, मेघा उरांव, सोमा उरांव आदि का पुतला दहन किया। ये देखिए आदिवासियों में किस तरीके का रोष है। वो अपने आप को देखिए हिंदू नहीं मानते हैं। विरोध जताने वाले संगठनों में प्रमुख आदिवासी सेना, आदिवासी संयुक्त मोर्चा, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद शामिल हैं। मौके पर पाहन शिबू तिग्गा ने कहा कि हम आदिवासी सरना धर्म अर्थात प्रकृति के पुजारी हैं। हिंदू धर्म अयोध्या से हमारा कोई संबंध नहीं है। ये देखिए, ये इन्होंने कन्फर्म कर दिया। आदिवासियों को ये हिंदू बनाया जा रहा है जिस प्रकार से। अब दलितों को और जागना है, क्योंकि दलित देखिए, दलितों में अभी भी एक मानसिकता है कि बहुजन समाज के दलित हैं और ओबीसी लोग हैं, वो खुद को अभी भी हिंदू मान रहे हैं, जबकि हिंदू होकर उनको वो सम्मान नहीं दिया जा रहा धर्म में। जिस सम्मान के वो हकदार हैं वो सम्मान नहीं दिया जा रहा उन्हें। और देखिए कि राम मंदिर भूमि पूजन में गैर हिंदुओं की शिकायत रोकने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका की दायर। अरे भूमि पूजन, जब आप पूरे भारत के लोगों को ही आप राम की औलाद मानते हो तो गैर हिंदू या हिंदू क्या हुआ, सभी को आप जो है उसमें भूमि पूजन में बुला सकते हो। लेकिन यहाँ गैर हिंदुओं की शिरकत रोकने के लिए, तो किस तरीके की इनकी मानसिकता है ये आप साफ देख सकते हैं।
ये किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार आपको नहीं देना चाहते। पुलिस की 50 से अधिक सेवाएं निजी हाथों में सौंपने की तैयारी। इस तरीके से निजीकरण का पूरा जो एक खेल खेला जा रहा है कि केंद्र ने सभी राज्यों के डीजीपी से मांगी है रिपोर्ट। सभी राज्यों से डीजीपी मांगने में 50 से अधिक सेवाएं ये सौंप देना चाहते हैं निजी हाथों में। रेलवे की आधी नियुक्तियां समाप्त कर देना चाहती हैं। अब देखिए ये पूरा एक षड्यंत्र चल रहा है कि किस तरीके से एक तरीके से अयोध्या की चमक धमक, राम मंदिर की आशा, राम मंदिर की एक तरीके से आशा लोगों में भरी जा रही है कि राम मंदिर बनेगा। अरे मंदिर बनेगा तो हमें क्या घंटा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से नौकरियों को ख़त्म करने की एक प्लानिंग की जा रही है कि नौकरियां बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए ताकि आरक्षण का कोई मतलब ही ना रह जाए, सारी निजी हाथों में सौंप दिया जाए, सब कुछ बनियों को दे दिया जाए। तो ये नीति एक तरीके से मंदिर का सपना दिखाना और लोगों की इस तरीके से, अब ये जो है काफ़ी ये सोचने वाली बात है कि पत्नी के पास पर्चा बनवाने के लिए 5 रुपये भी नहीं थे, पति की 12 घंटे मौत। किस तरीके से कोरोना के लोग मर रहे हैं, किस तरीके की स्थिति में आके मर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। और 10% अधिक किराया वसूल करना, नींद में लेकर सफ़र करना है। तो ये पूरा तरीके से भारतीय रेलवे ने बंद किए रोजगार के अवसर, युवाओं के सपने टूटे। पूरी तरीके से एक तरीके से सौंप देना चाहती है निजी में और रोजगार के अवसर ही कुचल देना चाहती है सरकार। रिटायरमेंट में खाली 50% पद भी समाप्त होंगे। अब लीजिए आप मंदिर का कटोरा ले लीजिए। देखिए ये जो समाधान है, ये समाधान ऐसे नहीं होगा। ये समाधान का मूल में आप जाइए, इस सत्ता को पहचानिए कि ये सत्ता क्या चाहती है। देखिए गोलवलकर जी जो आरएसएस के प्रमुख थे, उनका सपना था कि जो बहुसंख्यक लोग हैं कभी भी सशक्त नहीं होने चाहिए वरना ये विरोध करेंगे। तो इसलिए आपसे नौकरी भी छीनी जाएगी, आपका सम्मान भी छीना जाएगा, सब कुछ छीना जाएगा। आपके हाथ में किसी भी तरीके से पैसा नहीं होना चाहिए। ये सपना है बीजेपी का, भले ही कितना ही आपको हिंदू हिंदू का सपना दिखाती रहे, लेकिन ये सच है। पूरे देश में सरकारी स्कूलों का निजीकरण होगा। अब बताइए पूरे देश में सरकारी स्कूलों का निजीकरण करने की ज़रूरत क्या है, लेकिन ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कुछ पूंजीपतियों को जो मजबूत करना है। अब केंद्र सरकार देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग बेचकर 40,000 करोड़ रुपए, यानी कि सरकार सब कुछ बेच देना चाहती है। आप खुद देख लीजिए कि सरकार की मंशा क्या है। 75 करोड़ में बिकेगा रेलवे स्टेशन। हबीबगंज के बाद जबलपुर को ठेके पर देने की तैयारी अंतिम चरणों में, तो 75 करोड़ में इस स्टेशन को भी बेचा जा रहा है। देखिए भारतीय रेलवे के कुछ चुनिंदा स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वर्ल्ड क्लास का देखिए एक बहाना बनाकर सीधे सीधे इस पर बनियों का नियंत्रण किया जाएगा। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य के हबीबगंज को पहले ही शामिल कर ठेका प्रथा के तहत बेचा जा चुका है और अब जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन को भी 75 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। सूत्रों की माने तो सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। बताया जाता है कि जुलाई माह के अंत तक रेलवे जबलपुर रेलवे स्टेशन की बागडोर ठेकेदारों के हाथ में होगी। 8 वर्ष के लिए ठेका। देखिए कि किस तरीके से सब कुछ, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है देश का। और अयोध्या की चमक धमक तो आप देखते रहिएगा, आपको मुबारक हो। और वैसे मैं इसी तरीके से आपसे रूबरू होता रहूँगा, तो बीच में भी मैं आपसे मिलता रहूँगा। तो धन्यवाद।